तो दोस्तों कई बार स्टॉक मार्केट में इतने सवाल, इतने डाउट्स, इतने क्वेरीज होते हैं और उनका आंसर सही तरीके से सही समय पे नहीं मिल पाता। ये आप इन्फॉर्मेशन अगर आप ऑनलाइन भी देखना चाहें, गूगल पे ट्राई करें, कोई वीडियो भी देखें, शायद नहीं मिल पाए। इस तरह के वीडियोस में जो भी आप देखने वाले हैं वो इन्हीं तरह के डाउट्स को सॉल्व करने के अराउंड होंगे। कोई भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, अभी पूछिए, इन कमेंट्स में पूछिए और अगले वीडियो में सर्टनली लेके आएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में जितने भी आपने कुछ हफ्तों पहले या कोई मेन सवाल जो लगता है कवर करने चाहिए पूछे हैं, कोशिश करेंगे उसका एक रेलेवेंट आंसर, सही आंसर विद इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइड करने की। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है मिस्टर देवेंद्र प्रसाद का। इन्होंने पूछा है कि क्या आप बता सकते हैं कि डीमैट अकाउंट में अपने कोई अनरजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से अगर हम गलती से फंड ऐड कर दें और फिर ये अमाउंट डीमैट में आ जाए तो उसको वापस कैसे लेंगे। तो देवेंद्र जी, आपको ये बता दें कि जब भी आप कोई डीमैट अकाउंट खोलते हैं उसमें आप अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड ऐड करते हैं। अनरजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से इन एनी केस आप फंड्स ऐड नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज आप एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर स्टॉक ब्रोकर में खुद ही क्वेश्चंस हैं तो पहली बात तो आपको उनके साथ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक कन्वेंशनल सेबी रजिस्टर्ड रूल्स को मानने वाला ब्रोकर कभी भी आपको ऐसा बैंक अलाउ नहीं करेगा जो कि आपको रजिस्टर्ड नहीं है और आपको फंड ऐड करने दे रहा है। ये मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपने फंड्स ऐड किए हैं वो इन एनी केस आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से ही आ सकते हैं, किसी भी स्टॉक ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट। फिर मल्लिका अर्जुन डी जी ने पूछा है कि इनको शायद सब ब्रोकरशिप का एग्ज़ाम देना है, तो कौन सा एग्ज़ाम इनके लिए सही रहेगा। देखिए, NISM सीरीज़ एक तरीके से आपको अलग अलग तरह के अराउंड 10-12 कुछ एग्ज़ाम्स देती है जिसमें आप अलग अलग तरह के सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। अगर आपको एक सब ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बनना है तो आपको सीरीज़ 8 का एग्ज़ाम देना होगा। स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन अभी डिस्प्ले हो जाएगी, अलग अलग तरह की सीरीज़ अवेलेबल है। लेकिन जो सीरीज़ 8 है उस पर आपको ध्यान देना है, वो एग्ज़ाम क्लियर करके आप एक सब ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं। अगला सवाल है प्रतीक दुबे जी का और इनका एक डाउट है एडवाइजरीज को लेके। एक टेलीग्राम चैनल है इनके अकॉर्डिंग जो कि टिप्स प्रोवाइड करता है। टेलीग्राम चैनल कहता है कि हम आपको कोई एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे किसी चीज़ की, आपका प्रॉफिट, आपका नुकसान होगा, हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर इस टेलीग्राम चैनल का आपको पार्ट बनना है तो आपको पैसे देने होंगे। देखिए प्रतीक जी, ये बहुत सेफ खेल रहे हैं। ये खुद ही कह रहे हैं कि ये आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए टिप दे रहे हैं, आप पैसा नहीं लगाइए, ये खुद कह रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली रिवर्स साइकोलॉजी है, ये आपको एजुकेशन के रूप में एक टिप्स प्रोवाइड करते हैं। सेबी में आप इनकी कंप्लेंट करेंगे भी तो एक तरीके से इनके पास अपना जो आंसर है वो रेडी रहेगा कि हमने तो कहा था कि हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको टिप्स दे रहे हैं। ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जो कहती है कि आपको जैकपॉट या एक तरीके से आपके लिए 100% रिटर्न्स या गारंटेड रिटर्न्स, ऐसे वर्ड्स जब बोलते हैं, उनकी वेबसाइट भी होती है, तो उस टाइम पे आप सेबी को शिकायत दे सकते हैं। चाहे वो कंपनी सेबी के साथ रजिस्टर्ड ना हो, फिर भी शिकायत हो सकती है। सारे के सारे जो पैसे कमाए जाएंगे वो वापस करने पड़ेंगे। लेकिन जब एक पर्टिकुलर कंपनी या शायद एक इंडिविजुअल कहता है कि वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहा है तो उसको शायद रूल का ऑलरेडी लूप होल पता है, उसको पता है कि कहाँ से इस रूल में प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का फ़ायदा वो उठा रहा है। प्रतीक दुबे जी, इसी तरह के टेलीग्राम चैनल से दूर रहें क्योंकि ये चाहता ही है कि एटलीस्ट इसका फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा या नुकसान इसको कोई लेना देना नहीं। एक कमेंट आया है मिस्टर महा डेवलपर आईडी से। इनके फादर साहब की देहांत हो गया था कोविड-19 में। इनके फादर के डीमैट अकाउंट की कोई इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं है, कैसे ली जा सकती है। देखिए, इसका आंसर इतना ऑनेस्टली सिंपल नहीं है, लेकिन एक ब्रोकर को ढूंढने की बजाय आप CDSL या NSDL, मतलब जो भारत की 2 डीमैट अकाउंट की डेपोजिटरीज हैं, उन पे इनकी इन्फॉर्मेशन अगर आप ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की तो पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए। आपको NSDL की वेबसाइट पे जाना है और आपको रजिस्टर करना है खुद को इनके पोर्टल के ऊपर जिसका नाम है आइडियाज़। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अपने फादर साहब का डिटेल्स, इनका पैन कार्ड, उनके डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनको रजिस्टर करना है और जो उस पैन कार्ड के साथ डीमैट अकाउंट जुड़ा होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन लॉगिन करने के बाद दिख जाएगी। वहाँ से आप उस ब्रोकर को एक तरीके से रीच आउट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बेहतर ये रहता आपके पास, अगर उनका कोई SMS या ईमेल ब्रोकर का अगर आता है, अगर आपके पास एक
एक तरीके से आईडी भी है, क्लाइंट आईडी भी है, उसमें से भी आप डीपी आईडी निकाल सकते हैं, मतलब डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी निकाल सकते हैं। डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी बेसिकली स्टॉक ब्रोकर का आईडी होता है और उस स्टॉक ब्रोकर के आईडी को फिर आप रीच आउट कर सकते हैं रजिस्टर्ड ईमेल या फ़ोन नंबर के थ्रू और डिटेल्स पता कर सकते हैं। देखिए, कोशिश यही कीजिए कि आपको फ़ोन पे कुछ एसएमएस या ईमेल पे कोई मेल्स मिल जाएँ जिसके बेस पे आप उनको रीच आउट करें, नहीं तो डिपॉजिटरी को भी आप रीच आउट कर सकते हैं, उनको आप ईमेल भी लिख सकते हैं थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल या फ़ोन नंबर ओनली। मयंक द्विवेदी जी का सवाल है कि सर, जब कोई इन्वेस्टर किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको बिज़नेस का प्रॉफिट भी मिलता है इन्वेस्टर जैसे सीड फंडिंग और एंजल इन्वेस्टर। देखिए, प्रॉफिट बहुत दूर की बात है, आपको ऐसे ऐसे बिजनेसेस बताएंगे। फॉर एग्जांपल क्रेड, एक ऐसा बिजनेस जिसने अभी तक आज की तारीख में 1 रुपया भी नहीं कमाया है, मतलब रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। तो जब आप किसी बिजनेस में, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट का कोई बिजनेस नहीं, नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं अभी के लिए, दोनों बता देंगे वैसे, कि अगर आप किसी नॉर्मल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आपका जो शेयर था मॉनेटरी लेवल पे वो भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि उस पर्टिकुलर कंपनी ने कितना पैसा कमाया उसके ऊपर आपका हक होगा, वैसा कुछ नहीं, कंपनी की वैल्यू के ऊपर आपका हक है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन के ऊपर। वही सेम चीज़ एप्लीकेबल स्टॉक मार्केट की भी कंपनी में होती है। जैसे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है, शेयर प्राइस इनटू शेयर इज नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप फिर से मार्केट कैपिटलाइजेशन का ही हिस्सा बढ़ा रहे हैं, आपका कंपनी के प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं है। कंपनी का नुकसान हो या कंपनी का प्रॉफिट, अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो आपका शेयर का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। अंजनी कुमार जी अगला सवाल पूछ रहे हैं कि सर, डीमैट अकाउंट में पैसा कितना रख सकते हैं? एंजल डीमैट है अकाउंट है, लगता है कि कहीं कंपनी भाग ना जाए। देखिए, पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जिस मर्जी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं उसका एक रेलेवेंस, एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। कंपनी भागे ना भागे ये पॉसिबिलिटी है स्टॉक मार्केट में, और ऐसा होता भी है। कंपनी भागती नहीं है लेकिन बैंकरप्ट हो जाती है, ज़्यादातर भागती भी है, वैसे कंप्लीटली मना नहीं कर सकते। तो आपको जो भी हम रिव्यूज़ करते हैं अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स के, वो देखने चाहिए। ऐसे क्वार्टर में, मतलब 3-4 महीने में एक ऐसा वीडियो हम ज़रूर लेके आते हैं जिसमें हम बताते हैं कि कौन सी कंपनी के खिलाफ शिकायतें बढ़ गई हैं जिससे आप दूर रह सकते हैं। ऐसी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको पता रहे कि अगर आपका स्टॉक ब्रोकर उन कंपनीज में से एक है तो आपको अपना डीमैट अकाउंट बंद करवाने का समय आ गया है। आप खुद भी एनएसए की वेबसाइट पर जाके उनकी कंप्लेंट्स की शिकायत का परसेंटेज खुद भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपका ब्रोकर भाग ना जाए। नॉनदलेस ऐसे जैसे ब्रोकर जो कि पुराने हैं, ऑलरेडी मार्केट में ट्रस्ट फैक्टर बना चुके हैं, तो वो डीमैट अकाउंट में से आपके पैसे नहीं लेके जा सकते, ट्रेडिंग अकाउंट में से पैसे लेके जाएंगे। डीमैट अकाउंट में जो आपके शेयर पड़े हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो डेपोजिटरी में आपको इन एनी केस डेपोजिटरी के थ्रू सेफ रहता है। जो CDSL और NSDL है वही डीमैट अकाउंट की रखरखाव करते हैं। जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पैसे का अगर लॉस है तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF के थ्रू आपको पैसे वापस मिल सकते हैं। 25 लाख रुपए तक का सेबी आपको कवर देता है, लेकिन 1-1.5 साल लगता है, ज़्यादा भी लग सकता है पैसा वापस आने में। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, तभी जब ब्रोकर सिलेक्शन की बात आती है, इसलिए हम कहते हैं कितनी बार कि ब्रोकर सिलेक्शन ध्यान से कीजिए। कोई मदद चाहिए तो बताइए, लेकिन अगर आपका कल को नुकसान होता है तो ये बड़ी समस्या हो सकती है। उसके अलावा 2 कमेंट एक जैसे लगे, मिस्टर सुधीर चौहान और मिस्टर मुजीब मिर्ज़ा का। सुधीर चौहान जी कह रहे हैं कि SBI के बैंक अकाउंट खोलने के चक्कर में कई बार जो उनके एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डीमैट अकाउंट भी खोल देते हैं, लेकिन कस्टमर जो कि बैंक अकाउंट खोलने आया है उसको लगता है वो बैंक अकाउंट खोल रहा है, लेकिन बैंक और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों खुल जाते हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में आपको पहली बात तो ध्यान रखना चाहिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन ली जा रही है आपसे, वो किस लिए ली जा रही है। फ़ोन पे ऑनेस्टली पता करना बहुत मुश्किल है कि बैंक अकाउंट खोला जा रहा है या डीमैट अकाउंट, क्योंकि दोनों के लिए डॉक्यूमेंटेशन EKYC सिमिलर होता है। लेकिन NSDL की वेरिफिकेशन जो है सिर्फ डीमैट अकाउंट में होगी और वो मैंडेटरी है। NSDL हो या CDSL, दोनों की वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। IPV इन पर्सन वेरिफिकेशन अगर आप जब करेंगे तो आपको SMS भी आएंगे रेगुलर लेवल पे। SBI कैप सिक्योरिटीज़ लिखा है या SBI, वैसे ही कोई भी बैंक हो, कोई भी और स्टॉक ब्रोकर हो, ये आपके लिए पता करना थ्रू नोटिफिकेशंस, OTP जब आप देंगे या ईमेल वेरिफिकेशन करेंगे, उस समय आपको पता लगता रहेगा कि आपके साथ कौन कौन से अकाउंट खोले जा रहे हैं। तो उस टाइम पे ध्यान रखिए इन चीज़ों का, नहीं तो आप
ऐसे ही किसी बात का शिकार हो जाएंगे। इनफैक्ट मुजिम मिर्ज़ा जी का कहना है कि उन्होंने तो टेलीकॉलर के लिए जॉब अप्लाई किया था, उसमें भी डीमैट अकाउंट खोल दिया। साला चोट लगा था सर में, टांका लगा दिया पेट में, साला किडनी निकाल लिया है बे। तो यहाँ पे थोड़ा आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप भी थोड़े अलर्ट रहें कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कौन से OTP लिखे जा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या काफ़ी बार ऐसा होता है कि डीमैट अकाउंट बिना बात के खोल दिया जाता है और बाद में AMC खर्चा आपके बैंक अकाउंट से निकल जाता है। अगला सवाल है दीपक मनकटला जी का। उनका कहना है कि उनकी वाइफ का नाम डीमैट अकाउंट में सिंगल है बट सेविंग अकाउंट में सरनेम के साथ है, तो कल को जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, IPO में पैसा लगाएंगे, कोई दिक्कत आ सकती है नहीं? इसका आंसर बहुत सिंपल है दीपक जी। पहली बात तो आपको डीमैट अकाउंट की डिटेल्स में जाके खुद ही सरनेम ऐड अप कर देना चाहिए। दूसरा, आप कस्टमर केयर पे उनको ईमेल डाल दीजिए रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर या ईमेल ID के थ्रू, और ये 2 दिन मैक्सिमम लगेंगे इस चीज़ को होने में, क्योंकि कल को दिक्कत आएगी तो इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि IPO का अगर अप्लाई करते हैं आप तो उसमें रिजेक्शन का बहुत अच्छा रीज़न है, और वो तो चाहते हैं रिजेक्ट करना क्योंकि इतनी सारी एप्लीकेशंस आती हैं। तो इसको श्योर शॉर्ट कहना कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन कंफर्मेशन कंप्लीट लेवल नहीं है। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आप IPO की एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें दिक्कत आने के चांसेस हैं। मना नहीं कर सकते क्योंकि ऑटोमेटेड होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, तो सिस्टम में जो रूल लगा दिया वो रूल लग गया। नंदलेस आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, अभी के अभी आप ईमेल डालेंगे तो 2 दिन में मैक्सिमम नाम चेंज हो जाएगा, सरनेम ऐड हो जाएगा। नितेश पदियार जी का कहना है कि अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर हमें फंड्स दे सकता है, मतलब अगर मार्जिन का रूल कम्प्लीटली लग जाता है तो कोई और तरीका हो सकता है? जी, नेवर से नेवर। कई बार ब्रोकर ऐसी एक तरीके से नए इनोवेशंस लेके आते हैं, तो यू कांट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि इसमें कुछ और चीज़ नहीं हो सकती। मे बी एक नई कंपनी खोल ले कोई भी स्टॉक ब्रोकर, उसको अपनी स्टॉक ब्रोकिंग ब्रांड के साथ ही रखे और उसके थ्रू पैसा आपको दे और उसके बाद ट्रेडिंग आपसे ब्रोकिंग कंपनी के थ्रू लगवाए। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस देखनी पड़ेंगी, कोई कंप्लायंस का प्रॉब्लम है वो चेक करना पड़ेगा, लेकिन मना करना डिफ़िकल्ट है। मतलब ये हो पाएगा, पॉसिबिलिटी है। अगर इस डायरेक्शन में ब्रोकर सोचना चाहें, फुल सर्विस ब्रोकर्स, बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स सोचने चाहिए उनको कि किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं। बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर इसमें मदद नहीं करेंगे क्योंकि वो तो चाहते नहीं ट्रेडिंग हो, वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स हो, वेल्थ क्रिएशन हो, और उसमें खुश हैं क्योंकि वेल्थ क्रिएशन पे ब्रोकरेज ज़्यादा बनता है। जितनी ज़्यादा टर्नओवर होगी उतना ज़्यादा उनके लिए एक तरीके से ब्रोकरेज होता है, क्योंकि उनका ब्रोकरेज, याद रखिए, बहुत बड़ा है और वो चाहते खुद भी नहीं कि इंडस्ट्री डिस्काउंट ब्रोकिंग की तरफ जाए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें जो फुल सर्विस ब्रोकर है, वो डेफिनेटली चाहेगा कुछ ऐसा आए ताकि उसका ओवरऑल टर्नओवर बढ़े, नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़े और सर्टेन लेवल पे उसका ब्रोकरेज भी। तनवीर आलम जी पूछ रहे हैं कि कोई ब्रोकर है फुल सर्विस का जो कि AMC प्रोवाइड करवाता हो, एक तरीके से पैसा ना लगे उसमें। देखिए, कई स्टॉक ब्रोकर आपको मिल जाएंगे जो पहले साल की AMC आपको फ्री में देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत लिमिटेड स्टॉक ब्रोकर हैं जो आपको लाइफ टाइम AMC फ्री में दे सकते हैं। एक फुल सर्विस का नाम जैसे अगर बताना हो तो मोतीलाल ओसवाल, लेकिन वो भी आपसे कुछ पैसे एडवांस में लेंगे और उसके बाद आपकी लाइफ टाइम AMC फ्री कर देंगे। तो अगर आपको 10, 20, 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म, सुपर लॉन्ग टर्म, तो उस केस में ये ऑप्शन देखा जा सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आपको यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। जिमी वोरा जी मोतीलाल ओसवाल के अराउंड ही एक सवाल पूछ रहे हैं कि उनको नॉमिनेशन ऐड करवाना है, प्रोसेस बता दीजिए। देखिए, हर एक ब्रोकर का एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, मोतीलाल का डाल देंगे अभी के लिए। वो फॉर्म भरना है, पैन कार्ड का मतलब फ़ोटोकॉपी आपको साथ में डालना पड़ेगा। तो ये फॉर्म भर दीजिए, साथ में पैन कार्ड का कॉपी लगा दीजिए, भेज दीजिए ब्रोकर को, नॉमिनेशन ऐड हो जाएगा। 3 से 4 दिन की प्रोसेस है। तो बेसिकली ये हर पर्टिकुलर ब्रोकर आपको फॉर्म प्रोवाइड करता है और ये आपको सिंपल लेवल पे भरना है। कोशिश कीजिए जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तभी नॉमिनेशन की फैसिलिटी यूज़ कर लीजिए, लेकिन अगर बाद में भी करना चाहें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आखिरी सवाल है शर्मिला बजाज जी के द्वारा। उनका कहना है कि स्मॉल पेनी स्टॉक जो 10 रुपये से कम होते हैं, क्या उसमें भी POA, पावर ऑफ अटर्नी, देना ज़रूरी है? बेचने के लिए डेफिनेटली आपको पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा, लेकिन आजकल T-PIN की फैसिलिटी आ गई है जो कि आप OTP के थ्रू वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। OTP दीजिए और उसके बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप एग्जिट कर सकते हैं अपनी ट्रेड को, और सेम टाइम आपको POA देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ ही ब्रोकर हैं जो T-PIN की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये आप जब अकाउंट खोलेंगे तब भी पता कर सकते हैं। पेनी स्टॉक हो या मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, डज नॉट रियली मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा
ये टी पिन का या पीओए में से एक चीज़ का चुनाव करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो कि हमने लिए, कोशिश की कि आपको सही आंसर दें। साथ में कुछ लिंक्स भी प्रोवाइड करेंगे आपको ताकि आप उसको यूज़ कर सकें इन केस फ्यूचर में रेफरेंसेस चाहिए तो। अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो वीडियो के कमेंट्स में पूछिए और कोशिश करेंगे कि हफ्ते 10 दिन में ऐसा एक वीडियो ज़रूर ले आएँ, डिपेंडिंग कि कितने कमेंट्स आते हैं, कितने कॉम्प्लिकेटेड कमेंट्स आते हैं, कितने वेरिड कमेंट्स आते हैं। जो भी सवाल दिमाग में आता है, कभी भी आया हो, पूछ डालिए और हम आपके लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन, अगर बड़ा सवाल हुआ तो वीडियो अलग से बना देंगे, नहीं तो ऐसे किसी वीडियो में कवर कर देंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्वेश्चंस, ये क्या होता है? लेकिन कई बार हमें गाइडेंस सही नहीं मिलती, सही जवाब के आंसर नहीं मिलते। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल तो आइए शुरू करते हैं। आई वांट टू डू दिस अगेन। अरे तो क्या करूं, नहाऊं? तो आइए शुरू करते हैं।